Hello, how are you? Welcome. I am Alpa परमार. हमारा ये 4th चैप्टर चल रहा है. हमने रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट करने वाले बहुत सारे मैटर को देख लिया. तो आज हम आगे का टॉपिक लेंगे. हमारा आज का मैटर है कि टेम्परेचर पे क्या अफेक्ट, टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या अफेक्ट करता है. तो हम टॉपिक लिख लें. Temperature dependence of the rate of reaction, मतलब टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है. हम जानते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है. टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है. टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिक्रीज होता है. इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक N2O5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है. N2O5 का, तो जो ये डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको अगर हम देखें तो अगर 50 सेल्सियस पे हम करते हैं, 50 सेल्सियस पे करते हैं, उसका डिकम्पोजिशन 12 मिनट में कंप्लीट हो जाता है. 12 मिनट में. अगर इसको हम 25 सेल्सियस पे करें, मतलब इतने टाइम पे टेम्परेचर उसका 25 सेल्सियस दे, तो वो 10 डेज में 5 आवर्स में कंप्लीट होता है. ये 12 मिनट, ये 5 आवर्स में कंप्लीट होता है. और इसको 0 सेल्सियस पे करें, मतलब टेम्परेचर इतना कम कर दे, तो ये 10 डेज में फिनिश करता है. टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ता है, क्योंकि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का क्या था, R इक्वल टू, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू R इंटू R, कॉन्सेंट्रेशन R. तो कॉन्सेंट्रेशन पे वो बेस नहीं अफेक्ट नहीं करता, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, पर ये कांस्टेंट है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट. हम ऐसा क्यों होता है, वाई? बिकॉज हम जानते हैं कि जैसे ही कोई रिएक्शन हो रही है, उनमें जो कंपाउंड, जो रिएक्टेंट पार्ट ले रहे हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज होती है. काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज होती है तो वो रिएक्ट जल्दी करता है, इसीलिए वो रिएक्शन जल्दी होती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन हमारा ज़्यादा होता है. अगर टेम्परेचर जो भी है हमारा, उसमें 10 सेल्सियस इतना हम कर दे, ज़्यादा कर दे, जितना उस रिएक्शन का है उनमें अगर 10 सेल्सियस हम ज़्यादा कर देते हैं, तो हमारा जो रेट कॉन्स्टेंट्स है वो डबल हो जाता है, मतलब जल्दी हो जाता है, डबल हो जाता है रेट कॉन्स्टेंट्स. इतनी जल्दी रिएक्शन हो जाते हैं, हमें डबल मिलते हैं. जितना हमें प्रोडक्ट जितने टाइम में मिलना चाहिए उतने टाइम में हमें डबल मिलते हैं प्रोडक्ट. आयरनियस ने हमको ये सबसे पहले ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करके बताया है आयरनियस ने. तो हम आयरनियस का इक्वेशन भी साथ में ले ले. उसने एक इक्वेशन करके उसका एक इक्वेशन भी, मतलब इतने सारे एक्सपेरिमेंट करके एक इक्वेशन दिया है, K इंटू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, जो 11th में आ गया है और यहाँ पे भी आया है. ये हमारा आयरनियस इक्वेशन है. हम एक एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं. आयरनियस इक्वेशन में हम ए देखें तो ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है जो कांस्टेंट है, R इज गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, E इक्वल टू ये एक्टिवेटेड एनर्जी है. ये कांस्टेंट हम फाइंड कर सकते हैं. तो उससे पहले, ये सब समझने से पहले कि कैसे बढ़ता है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि H2 प्लस I2 में से 2HI बन रहा है. तो सबसे पहले क्या बनता है, H का बॉन्ड होता है, I का बॉन्ड होता है सबसे पहले. तो पहले ये होता है कि ये बॉन्ड टूटता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटता है, और फिर ये बनता है I. दिस इज इंटरमीडिएट. ये इंटरमीडिएट बन रहा है. या तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं.
मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बहुत एक्टिवेट कर रहा है, एक मतलब बहुत सारी एक्टिवेट काइनेटिक एनर्जी लेके तुरंत ही वो बस प्रोडक्ट में बनने की ट्राई करें कि कंपाउंड में से रिएक्टेंट में से तुरंत प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे जो एक्टिवेटेड जो ये कंपाउंड बन गया, इसकी एनर्जी बहुत हाई होगी। एक्टिवेटेड एनर्जी की जो एनर्जी होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, वो एनर्जी बहुत हाई होती है, वहाँ पे वो स्टेबल नहीं रहते। अगर वो यहाँ आयरनियस ने बताया इतने सारे प्रैक्टिकल करके कि अगर वो यहाँ पे स्टेबल रहते तो यहीं पे हो जाते, बस उसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट यही हमें मिलता। बट ये यहाँ पे स्टेबल नहीं है, उसके पास एनर्जी है बट स्टेबल एनर्जी नहीं है, जितनी चाहिए उतने उतनी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो स्टेबल नहीं रह पाते। तो वो यहाँ पे जब कोई बॉन्ड को हमें ब्रेक करना होता है, यहाँ पे बॉन्ड को HHII बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो जब हम कोई बॉन्ड को ब्रेक करते तो हमको एनर्जी देनी पड़ती है, यहाँ पे एनर्जी हमें देनी पड़ती है। और यहाँ पे फिर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जो बहुत सारी एनर्जी लेके बना हुआ है बट वो स्टेबल नहीं है, फिर वो एनर्जी को लूज़ कर देता है, यहाँ पे एनर्जी गेन करता है, यहाँ पे एनर्जी को रिलीज़ कर देता है, लूज़ कर देता है, और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब ये बन जाता है प्रोडक्ट। तो ये एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, एक्टिवेटेड कंपाउंड बना है, वो स्टेबल नहीं था। अगर स्टेबल होता, अगर उसके पास एनर्जी है, वो भी उनको चाहिए उतनी स्टेबल होती, तो वो वहीं का वहीं रहता, तो ये प्रोडक्ट बनता ही नहीं। बट वहाँ पे वो स्टेबल नहीं था, इसीलिए ये बना। तो ये जो एनर्जी उसको दी है, उसके पास ये एनर्जी थी ये प्रोडक्ट बनने, मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन, उसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड एनर्जी। ये जिसको हम स्लोप के थ्रू देखें तो ये हमारा स्लोप है। आयरनियस ने स्लोप के थ्रू समझाया, ये एक स्लोप में कर रही हूँ। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो कंपाउंड के पास है, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेशन हो रहा है। अब देखो कोई भी सब्सटेंस जब H2 + I2, उसके पास इतनी एनर्जी थी, यहाँ तक की एनर्जी तो थी ही उसके पास। जैसे ही हमने एनर्जी दी तो उसकी एक्टिव, वो H2 और I2 का कंपाउंड है वो एक्टिव हो गए, एक्टिव होके वो यहाँ तक पहुँचा, मतलब यहाँ तक उसने एनर्जी को ले लिया, मतलब इतनी एनर्जी को हम कहेंगे एक्टिवेटेड एनर्जी। जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स बना है ये यहाँ तक, मतलब इतनी एनर्जी, बट यहाँ पे वो स्टेबल नहीं है, यहाँ तक पहुँच गया एनर्जी लेके, ये इंटरमीडिएट बन भी गया यहाँ पर, बट वहाँ वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से फिर प्रोडक्ट में आ गया, ये आ गया प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे बन गया 2HI, तो ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ A से स्टार्ट की थी B, तो ये बीच का जो हमने एनर्जी दी, दिस इज ये एक्टिवेटेड एनर्जी दी हमने, ये एनर्जी दी एक्टिवेटेड, इतनी तो उसके पास थी, ये हमने ज़्यादा दी, और ये तो यहाँ पे जो ये डिफरेंस दिख रहा है, जो ये पहले था H2 + I2, उसकी इतनी खुद की एनर्जी थी, फिर हमने एनर्जी दी ये एक्टिवेट करने के लिए, प्रोडक्ट बनने के लिए, और फिर बन गया 2HI। तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का गैप रहा, ये एक्टिवेटेड एनर्जी हमने दी ये, और इनके बीच का जो ये गैप रहा, ये और ये प्रोडक्ट बनने का गैप रहा, दिस इज ΔH, इसको ΔH कहते हैं। अगर उसकी खुद की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब हमने ब्रेक तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी बराबर है, वो अगर वो है और जो प्रोडक्ट बन रही, उन दोनों के बीच के एनर्जी का गैप जो ΔH है, जो नेगेटिव आता है, मतलब कि एनर्जी रिलीज ज़्यादा कर रही है, यहाँ पे एब्जॉर्ब जितनी एनर्जी कर रही है उससे रिलीज़ ज़्यादा हो रही है, रिलीज़ ज़्यादा हो रही है, मतलब एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो ΔH की वैल्यू नेगेटिव आएगी। मतलब ये है, ये जो रिएक्शन बनेगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगा, एक्सोथर्मिक। अब एक दूसरी टाइप की रिएक्शन होती है कि अगर एब्जॉर्ब एनर्जी ज़्यादा है और रिलीज़ एनर्जी कम हो रही है, तो ΔH की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब पूरी रिएक्शन में
एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है। लास्ट में जब प्रोडक्ट बनेगी तब एनर्जी रिलीज नहीं होती बट एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये ई ए है और ये है स्टार्टिंग की एनर्जी थी, जिसको मैं मान लो ई डैश बोल दूँ, ई डैश प्लस ई ए, जो हमने ई, तो वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो ये जो दी हुई, दिस इज ई डैश मैंने लिए और ई ए एक्टिव करने के लिए एनर्जी दी है। अब इसको हमने बहुत अच्छे से समझा, आयरनियस ने इतने अच्छे से हमें समझा। इसके बाद हम जानते हैं कि सम एनर्जी इज रिलीज व्हेन ए कॉम्प्लेक्स डीकम्पोजिशन फ्रॉम प्रोडक्ट। So final enthalpy of the reaction depend of the nature of reactant and product। जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट हमने कौन सा लिया है उसके ऊपर डिपेंड रहेगी कि एंथैल्पी है वो लास्ट में पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं तब उसकी काइनेटिक, उसको हम एनर्जी देते हैं तब उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो हाई होती है। तो मैक्सवेल और बैट्समैन ने ये हमें एक ग्राफिकली समझाया कि जब उसकी एनर्जी हाई होती है तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है। वो इसको टेम्परेचर इसकी हाई करते हैं, मतलब हमें जितना टेम्परेचर हम दे रहे इससे 10% ज़्यादा, T+10 करते तो उसका डबल क्यों हो जाता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन डबल क्यों हो जाता है। मतलब प्रोडक्ट जो हमें 2 आवर्स में मिलती चाहिए वो हमें 1 आवर्स में मिल रही है, या तो 1 आवर्स में जो प्रोडक्ट मिल रही है जितनी 2 आवर्स में मिल रही है वो उससे डबल हमें मिल रही है, मतलब 2 गुना ज़्यादा मिल रही है, डबल हो रही है रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्यों ऐसे हो रहा है, तो इन दो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक ग्राफिकली हमें समझाया कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने एक ग्राफ प्लॉटिंग करके हमें समझाया कि यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो हम मोल को दे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब Ne जो हमने लिए वो, और Nt टोटल मोल जो हमने मतलब रिएक्टेंट में यूज़ किए उसका। तो उसको उसने एक ग्राफ दे गए हैं, जो ग्राफ इस तरह से था, इस तरह से एक ग्राफ बताया। तो ये ग्राफ ये बताता है, मान लो मैं इसको समझाने से पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ कि सब H2 और I2 की ही बात करें या कोई भी एक एग्जाम्पल की बात करें तो उनमें जितने सारे एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स जो पार्ट ले रहे हैं जो रिएक्शन में, वो सबकी एनर्जी सेम नहीं होगी, किसी की ज़्यादा होगी किसी की कम होगी। ये ग्राफिकली हमें समझाए, जैसे कि यहाँ पे 100 कंपाउंड है, मतलब मॉलिक्यूल्स है जो ये पार्ट ले रहे, उसमें से 10 है इसकी एनर्जी बहुत कम है, 10 की लो है और 80% की सबसे ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे कि यहाँ पे देखो, ये मान लो कि ये यहाँ पे मोल है और यहाँ काइनेटिक एनर्जी इतने % की बहुत कम है, इतने % की बहुत ज़्यादा ये मोल है, तो इतने % की बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है और इतने % की मीडियम है। और जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, ये इतने, तो मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है इतने % की है जो वो प्रोडक्ट बनने के काबिल है, मतलब इतने है वो प्रोडक्ट बनने के काबिल है। इसीलिए हम जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है सबकी एनर्जी जो ये कम थी उसकी एनर्जी हाई हो जाती है और हमारा प्रोडक्ट है वो डबल हो जाए। जैसे यहाँ पे ये है तो हमारा प्लॉटिंग किस तरह से आएगा, तो हमारा प्लॉटिंग है वो इस तरह से ब्रॉड हो जाएगा, ये इस तरह से ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो जो
बहुत ऐसे कम थे कि जिसकी एक्टिवेटेड एनर्जी यहाँ तक हाई थी, उनकी तो हाई थी, तो बहुत ऐसे भी थे कि मॉलिक्यूल्स थे जिनकी एनर्जी बहुत कम थी। तो जैसे हम टेम्परेचर देते तो टेम्परेचर बढ़ाते तो इनकी एनर्जी, एक्टिवेटेड एनर्जी बढ़ जाती है तो वो जल्दी रिएक्ट करना स्टार्ट कर दे, तो इन सब की एनर्जी धीरे 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 बढ़ जाती है, इनकी थोड़ी लो आ जाती है क्योंकि सबकी साथ में हो जाती है। और इसके लिए हमें ग्राफ मिलता है कि प्रोडक्ट हमारी जो यहाँ पे इतनी मिल रही थी वो अब यहाँ पे इतनी, मतलब डबल हो जाती है। सो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे जो ऐसे कंपाउंड थे, ऐसे मॉलिक्यूल्स थे कि जिनकी एनर्जी कम थी उनको हाई एनर्जी मिलती है, वो जल्दी रिएक्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट हमें डबल मिलती है। तो ये इस तरह से हमें टेम्परेचर T+10 करने से कैसे बढ़ता है ये एक एग्जाम्पल थ्रू हमें दिखाया, मतलब एक ग्राफिकली हमें बताया, और H2I2 का एक एग्जाम्पल आहेरनियस ने दिया था। अब जब ये पूरा हो गए उसके बाद हम देखें तो आहेरनियस ने और एक हमें इक्वेशन दी है। आहेरनियस ने जो इक्वेशन दी है उसके थ्रू हम उसका कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा था के कि उसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में हमें पूछे जाते हैं और 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि हम उसकी एनर्जी को डबल करते हैं तो क्या होता है, अगर एनर्जी को कम करेंगे तो क्या होगा। तो उस इक्वेशन से हम ये कांस्टेंट हमारा लेने के लिए भी हम एक थोड़ा स्टेप कर लेते हैं जो बहुत इजी स्टेप है। तो ये एक इजी स्टेप को हम ले लेते हैं। ln के मतलब हमारा जो इक्वेशन था उसको पहले हम लिख लेते हैं। इक्वेशन मेरा था, हमारा इक्वेशन क्या था, ये कि k = AE-EA/RT। हाँ, तो ये इक्वेशन को हम लॉगरिथम के थ्रू लिखते हैं। तो लॉगरिथम के थ्रू लिखेंगे तो ln k = EA/RT प्लस ln A लॉगरिथम के बेस पे हमने लिखा। तो इसका भी प्लॉटिंग करके देखा था। जब इसका प्लॉटिंग करके देखा यहाँ पे ln k, इसको y = mx + c से कंपेयर करते हैं तो ln k अपोजिट 1/t का प्लॉटिंग आएगा और ये उसका स्लोप निकलेगा EA/-EA/R। तो इसका प्लॉटिंग ये मिला कि टेम्परेचर बढ़ता है तो ln k डिक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो डिक्रीज होता है। स्लोप = -EA/R ln। सो इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा ग्राफिकली भी उन्होंने ये समझाया है हमें। सो ln के ये ले ले तो मान लो टेम्परेचर T = 1 टाइम पे हमारा जब ये हो रहा है, हम ये इक्वेशन कर रहे तो हमारा जो EA/RT1 है वो किस तरह से मिलेगा। हमको ये इक्वेशन ln किस तरह से लिख सकते हैं, ln K1 = EA/-RT1 प्लस ln A। अगर T2 टाइम पे हम ले, सेकंड टाइम पे हम इसका मेज़र करें तो ln K2 = -EA/RT2 प्लस ln A। सो हम K1 K2 को अगर फाइंड करना है, हमें लेना है तो हम ln K2 माइनस ln K1 करें। इक्वेशन 1 और 2 को साथ में लिखने के लिए हम माइनस करते हैं तो -EA/RT1 माइनस EA/RT2 ये हमें मिलेगा। सो ln K2/K1 यहाँ पे इस साइड को नीचे लिख लेते हैं। सो इजी वे में करते EA/R कॉमन निकाल लेते हैं तो 1/T1 माइनस 1/T2। सो ln K2/K1 = EA लॉग कर दिया। ln को मैं लॉग में कन्वर्ट करती हूँ तो 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। सो यहाँ पे लिख लेती हूँ log K2/K1
इक्वल टू EA 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2. This is Arrhenius इक्वेशन। आर्हेनियस ने ये इक्वेशन दिया और हमें K1 K2 अगर उसका कांस्टेंट हमें फाइंड करना है तो ये इजी वे में हमें एक इक्वेशन दिया जिसको हमने इजी वे में करा है, जिससे कि हम न्यूमेरिकल्स में और 1 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें टेम्परेचर बहुत इफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, कम टाइम पे वो कंप्लीट हो जाती है, रिएक्शन कम टाइम पे कंप्लीट हो जाती है। अगर 10 डिग्री बढ़ाते हैं टेम्परेचर तो डबल मिलता है, बराबर याद रखना है। स्लोप ln k की वैल्यू मतलब वे कम होती जाती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ln की वैल्यू कम हो जाती है, कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाती है। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।